CIA का नाम जो है हमेशा सामने आने लगा। CIA ने दुनिया भर में रिजीम चेंजेस ऑपरेशंस किए। उन्होंने रशिया की स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स पे जो है अटैक किया था। ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी। CIA की शुरुआत हुई थी 1947 में। CIA जो कि अमेरिका की पूरी एक डीप स्टेट का जो है बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है, इज़ नोटोरियस फॉर रिजीम चेंज ऑपरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। पिछले 40-50 सालों में करीब 50 से ऊपर देशों में जो है CIA ने रिजीम चेंज ऑपरेशंस किए होंगे। इस तरीके की थिंकिंग या थॉट प्रोसेस की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब CIA तो एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन एक दूसरे नाम से अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसका नाम था OSS। और कहीं ना कहीं जो CIA की वर्किंग है, जिस तरीके से वो रिजीम चेंज ऑपरेशंस करते हैं पूरी दुनिया में, उसकी जो शुरुआत है वो OSS से शुरू होती है। OSS के उस टाइम नंबर 1 जो एनिमीज़ थे वो फैसिस्ट गवर्नमेंट थी इटली में, तो वहाँ वो जो है जो एंटी फैसिस्ट फोर्सेस होती थी उनको सपोर्ट किया करती थी। तो वहीं से ये एक माइंडसेट डेवलप हुआ कि कोवर्ट ऑपरेशंस करना, रिजीम चेंजेस करना और कुछ प्रेशर ग्रुप्स एक कंट्री के अंदर उनको यूज़ करना गवर्नमेंट्स को टॉपल करने के लिए। 1961 में डोमिनिक रिपब्लिक के तानाशाह राफाएल ट्रुजियो की हत्या, 1964 में ब्राज़ील, 1973 में चिली और 1976 में अर्जेंटीना तक CIA ने दुनिया भर में रिजीम चेंजेस ऑपरेशंस किए 60s और 70s के दौर में। लेकिन ड्यूरिंग द 60s एंड 70s ये सवाल उठने लगे कि जो है ये सारे जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये कहीं ना कहीं जो है CIA से कनेक्टेड है। CIA का नाम जो है हमेशा सामने आने लगा और सबसे बड़ा जो जोल्ट था अमेरिका के लिए वो था 79 में ईरानियन रेवोल्यूशन की वजह से खुमैनी दोबारा पावर में आते हैं और जो वेस्ट के सपोर्टर थे शाह, उनको हटाया जाता है। इससे पूरे मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स बदल जाती है। अमेरिका की जो ऑयल सप्लाई थी ईरान से वो बंद हो जाती है और एक इतना इम्पोर्टेंट मिडल ईस्ट का देश उनके खिलाफ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा एक सेटबैक था अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लिए और वहाँ पे डेफिनेटली इंट्रोस्पेक्शन हुआ होगा और तब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि CIA ऐसे खुल के अगर सपोर्ट करेगा या CIA सामने आएगा और वहाँ पे जो है बिल्कुल एविडेंटली दिखेगा कि CIA प्रेशर ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है एक कंट्री में गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज करने के लिए, तो कहीं ना कहीं इट हर्ट्स द इमेज ऑफ दीज काइंड ऑफ एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स एक्सेट्रा। तो 80s से जो है एक अमेरिका में एक नया थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ, वहाँ से ये NGOs की शुरुआत हुई। उसमें सबसे बड़ा जो NGO था वो था नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, जिसको नेट भी बोलते हैं, और इसका मेन मिशन था कि दुनिया भर में मीडिया को सपोर्ट करना, इंडिपेंडेंट मीडिया एज पर देम, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो कहीं ना कहीं ये एक फ्रंट था CIA के लिए और जो अमेरिका की डीप स्टेट थी उसी की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता था। और क्योंकि ये एक कहेंगे एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा था तो ऐसा कोई डायरेक्ट इसका जो है कभी कनेक्शन नहीं दिखता था CIA से, तो इसीलिए अगर वो किसी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होगी। नेट जो है यूक्रेन में बहुत एक्टिव था। जब 2014 में यूक्रेन में प्रो रशियन गवर्नमेंट थी वो गिरती है तो एक प्रो नेटो गवर्नमेंट आती है पावर में, और विक्टर शॉखम जो जनरल प्रोसिक्यूटर थे यूक्रेन में, उन्होंने बोला था कि ऐसे लग रहा है जैसे कॉलोनियल रूल यूक्रेन में इस्टेब्लिश हो गया है। अमेरिका जो है हर एस्पेक्ट ऑफ यूक्रेनियन सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उनकी एजुकेशन में भी कोई भी जो रशिया से कॉमन कल्चरल रूट्स थे उन सबको वो ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। मीडिया पे उसका पूरा कंट्रोल था, यहाँ तक कि जो अमेरिका से एड आ रहा था वो पुलिस की जो पेंशन थी या जो हेल्थ वर्कर्स थे या उनके कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनकी पेंशन्स भी वहीं से आ रही थी। हंटर बाइडन जो बाइडन के बेटे हैं उनके ऊपर एलिगेशंस थे कि उनकी फर्म यूक्रेन में करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। तो बाइडन इतने नाराज़ हो गए थे कि उन्होंने बोला था कि हम आपका जो $1 बिलियन की लोन गारंटी है वो बंद कर देंगे। बेसिकली ये जो $1 बिलियन थे ये जो है US एड के थ्रू जो है यहाँ पे आने थे। तो इस कदर जो है अमेरिका पूरी यूक्रेनियन सोसाइटी को, पूरे देश को जो है कंट्रोल कर रहा था। फिर 2019 में जो है ज़ेलेंस्की पावर में आते हैं। ज़ेलेंस्की इस प्रॉमिस पे चुने गए थे कि वो रशिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे ख़त्म करेंगे, करप्शन ख़त्म करेंगे।
जैसे ही ज़ेलेंस्की पावर में आते हैं और वो ये अपना मैनिफेस्टो अपना लागू भी करें, उससे पहले ही जो यूक्रेन क्राइसिस मीडिया सेंटर है, जो पूरी तरह से नेटो द्वारा फंडेड है, नेड द्वारा फंडेड है, अमेरिकन एनजीओज द्वारा फंडेड है, वो एक स्टेटमेंट जारी करता है जो ये बोलता है कि यूक्रेन को प्रो वेस्ट रहना है, प्रो नेटो रहना है और रशिया के साथ किसी भी तरीके की कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो वो एक इम्पेडिमेंट डालता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा एक CIA का ऑपरेशन था कि जो है यूक्रेन में वॉर करी जाए और यूक्रेन में जो है उसको एक रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जो है डाला जाए। तो ये किस तरीके से देखिए, एक जो डीप स्टेट है अमेरिका, वो वहाँ की सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करके उनकी मीडिया को, उनके अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पूरी तरीके से हाईजैक करती है। अभी अमेरिकन फोर्सेस ने एक बोट को ब्लास्ट किया था जब वेनेजुएलन सिटीजन्स मार दिए थे। अब अमेरिका ये बोल रहा है कि जो निकोलस मादुरो हैं वो अमेरिका के खिलाफ जो है नार्को टेररिज्म कर रहे हैं, वो ड्रग कार्टेल कर रहे हैं और वहाँ पे हमें जो है रिजीम चेंज करना है। साथ ही साथ अभी मरिया माचेदो को जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अब मरिया माचेदो एग्जैक्टली है कौन, ये क्या करती हैं? ये वेनेजुएला में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बात करती हैं। एक तरीके से ये CIA और मोसाद की एसेट है, क्योंकि ये साथ ही साथ जो है नेतन्याहू की भी बहुत बड़ी सपोर्टर है। ये इजराइल को पूरी तरह सपोर्ट कर रही हैं। तो एक तरफ तो वो ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के नाम पे वेनेजुएला में रिजीम चेंज चाहती हैं और दूसरी तरफ वो गाज़ा में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जो इतनी जो है वहाँ मौत हो गई और एक जेनोसाइड हो रही है जिसके खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ जो है दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक जो ये अवार्ड्स हैं और ये इंस्टीट्यूशंस है, ये भी पूरी तरीके से जो है जो अमेरिका का डीप स्टेट है उसकी गिरफ्त में है या उसी की जो है एक फ्रंट बनते जा रहे हैं। तो उनको एक नोबेल प्राइज़ मिलना एक बहुत ही अभी के टाइम पे बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, गिवन द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड गिवन हर support to Israel and the fact that she is being seen as a CIA and Mossad asset। मरिया माचेदो एक और बात बोलती है, वो कहती है कि वेनेजुएला का जो ऑयल है, जो यहाँ की ऑयल इंडस्ट्री है, इसे प्राइवेटाइज किया जाए। अब ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि आप इसको जो है नेशनलाइज करना चाहेंगे, आप इसको जो वहाँ की पब्लिक है उसके इंटरेस्ट के लिए यूज़ करना चाहेंगे। अगर आप इसे प्राइवेटाइज करते हैं तो पॉसिबली कोई अमेरिकन ऑयल कंपनी आएगी और उस ऑयल को जो है अमेरिका के बेनिफिट के लिए जो है यूज़ करेगी। और वेनेजुएला इज़ एन एक्सट्रीमली ऑयल रिच कंट्री और अमेरिका काफ़ी टाइम से जो है वेनेजुएला के ऑयल पे उसकी जो है नज़र है और अपने पर्पज़ के लिए वो इसे एक्सप्लॉइट करना चाहती है। यही सिमिलर तरीके की सिचुएशन ईरान में भी हुई थी 50s में। 1951 में ईरान के प्राइम मिनिस्टर मुसादक ने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया। ब्रिटेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि ब्रिटेन ओन्ड एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी ईरान के ऑयल रिसोर्सेज कंट्रोल करती थी। ये बात CIA और MI6 ने मिलकर मुसादक के खिलाफ एक कू किया। तो अभी हम जो देख रहे हैं कि मतलब कैसे एक इकोसिस्टम काम करता है पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। तो एक पहले नैरेटिव जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है डेमोक्रेसी के नाम पे, लिबरलिज्म के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे। उसके बाद जो है अमेरिकन फोर्सेस या इनकी डीप स्टेट एंटर करती है और एक रिजीम चेंज करती है, पूरे देश को डिस्टेबलाइज करती है, इस उम्मीद में कि रिजीम चेंज होगा, एक नया लीडर आएगा तो देश में बेहतरी होगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, देश की हालत और ख़राब होती है। अभी बांग्लादेश में भी हमने देखा कि एक रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, तब से वहाँ जो है और भी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। और पूरी जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ इनफैक्ट बीन हाईजैक्ड बाय द अमेरिकन डीप स्टेट एंड फ्यू बिलियनियर्स जो अपने हिसाब से इसे चलाते हैं। जो वहाँ का कॉमन नागरिक है, जो आम आदमी है, उसकी कोई जो है कोई से नहीं है वहाँ की फॉरेन पॉलिसी में। इनफैक्ट वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, एंड प्रेसिडेंट इज़ रिफर्ड, अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ रिफर्ड टू एज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, लेकिन वो तब तक ही है टिल द टाइम ही डज़ नॉट टो द लाइन। जहाँ पे किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखने की जो है कोशिश करी तो वो हमेशा नाकामयाब रहा है। जब ट्रंप भी शुरू में आए तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है यूक्रेन वॉर रुकवा दूंगा और ये बाइडन की वॉर है, लेकिन फिर भी वो जो है ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाए। इनफैक्ट जब ये सब प्रेसिडेंट जो ट्रंप थे ये सब बातें कर रहे थे वॉर रुकवाने की और काफ़ी जो है स्टेटमेंट्स दे रहे थे, अभी जो यूक्रेन के ड्रोन्स थे उन्होंने रशिया की स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स पे जो है
अटैक किया था। ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन थी। इतने प्रिसीजन से ये अटैक यूक्रेन जो है बिना CIA की मदद से नहीं कर सकती थी। तो CIA ने कहीं ना कहीं जो है यूक्रेन की मदद करी, और थोड़े समय पहले ही रशिया ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई देश इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे खिलाफ किसी अटैक पे, और इस तरीके का कोई मेजर अटैक होता है जैसे उनके जो है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स में हो रहा है, तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। तो ये दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर के जो है बहुत करीब लेके आ गया था, और व्लादिमीर पुतिन वॉज फ्यूरियस। तो किस तरीके से देखिए जो अमेरिका डीप स्टेट है वो कैसे एक जो है फॉरेन पॉलिसी को हाईजैक करती है, और इस इंसिडेंट के बाद ज़्यादा कोई स्कोप बचा नहीं था किसी भी तरीके की नेगोशिएशन का। हालांकि उसके बाद जो है व्लादिमीर पुतिन अलास्का गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई जो है हल नहीं निकल पाया। तो एक तरीके से पूरी तरीके से अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की डीप स्टेट चलाती है, और प्रेसिडेंट का भी इसमें जो है कोई खास कंट्रोल नहीं रहता है। 40% से ज़्यादा जो आर्म्स का बिजनेस है वो जो अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो करता है। तो जो भी आर्म्स की खरीद फरोख्त हो रही है, इंडिया चाहे आर्म्स खरीद रहा है और कोई देश खरीद रहा है, चाहे सऊदी अरेबिया खरीद रहा है, तो इन्हें बहुत फ़ायदा होता है। तो ये जो बिहाइंड द सीन एक्टर्स हैं, CIA हो गया, जो है अमेरिका का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और ज़ायनिस्ट लॉबी है, जो प्रो इज़राइल लॉबी है, इन्होंने पूरी जो है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हाईजैक कर ली है, और कहीं ना कहीं they like that the world is in a state of war. Thanks for watching. I hope you liked the video. Please do subscribe the channel.